आज मूड में दिखते हैं आप, नहीं? नहीं, चलो सही है ना? अब ये बताओ क्या पहले करना है? डिस्कशन पढ़ोगे? अच्छा अच्छा, पहले ये बताओ डिस्कशन में है क्या क्या अपने? 30 क्वेश्चन, और जेई मेन के लास्ट के 3 और उसके एडवांस वाले शुरू वाले 30, है ना? तो एक या तो कर लो एक बार डिस्कशन, है ना? फिर पूरा लास्ट में, क्योंकि इसमें आइडिया नहीं लगेगा कितना टाइम छोड़ेगी, या फिर चलो लास्ट में करना है? हाँ, कर लो पहले डिस्कशन कर लो, ताकि फिर उसमें क्या रहेगा, जितना टाइम बच जाएगा ना, क्यों तो वो फिर पढ़ लें। कुछ भी वो ले सकते हैं अभी। पहले आप एडवांस वाले निकालो, फिर जेई मेन वाले डिस्कस करते हैं, है ना? जेई मेन वाले करते हैं अपन डिस्कशन में, पहले एक बार एडवांस के जो आपको एक बार क्वेश्चन निकालिए। अब इसमें देखो, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं अप टू 10, 6th क्वेश्चन। हाँ, जो एरोमेटिक है उसमें जेई एडवांस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो एसई मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर तो ये क्वेश्चन देखो, क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट बताओ? -I। बेंजीन मतलब कि कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। एनिलीनियम क्लोराइड, तो देखो जैसे बताओ अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अच्छा, इसमें से HCl हटा दिया जाए तो रिमेनिंग पार्ट्स अमोनिया, तो अमोनिया में HCl मिलाया, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे ही आप लीजिए एनिलिन, एनिलिन लीजिए, और इस एनिलिन के अंदर यदि आप HCl मिलाओगे तो बताओ ये क्या हो जाएगा? एनिलीनियम क्लोराइड। बोलो यार, समझ आया? एनिलिन के अंदर HCl मिलाएंगे तो एनिलीनियम क्लोराइड। अच्छा, फिर उसके बाद में टोलुइन मतलब कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CH3। चलिए, CH3 का कौन सा इफेक्ट? +I+H। बेंजीन पे कोई नहीं। क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट? -I। लेकिन NH3+ का भी बताओ कौन सा इफेक्ट? -I। और प्लस वाली स्पीसीज का -I ज्यादा लगता है, तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम होगा यहाँ पे। चलो अप टू 10, और कोई डाउट है? देखिए 9th का ए देखेंगे। देखो 9th का जो है ना, इसमें एक थोड़ा सा जो भी बातें हैं उनको बिल्कुल क्लियर करेंगे कि देखो एल्केन जो होता ना, एल्केन, या तो आप Cl2 विद लाइट लीजिएगा, या फिर SO2Cl2 विद पेरोक्साइड। ये आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में, इसमें मैंने विद मैक्निम ये बता रखा है कि ये Cl फ्री रेडिकल कैसे बनाए, विद मैक्निम ये बता रखा है Cl फ्री रेडिकल कैसे बनाएगा। ये बनाएगा RCl, और यहां मैक्निम हो जाएगी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। चलो अब देखो, यदि मैं ले लूं अल्कोहल और इसमें मैंने मिलाया SOCl2, और यहां ले लिया मैंने बेस। अब देखो यहां ये होता है थायोनिल क्लोराइड, नेम भी लिख सकते हैं इन सब का, थायोनिल क्लोराइड। बताओ ऊपर वाला ये क्या होता है? सल्फ्यूरिल क्लोराइड, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड। चलिए बताओ कौन सी मैक्निम यहां? SN2, बताओ क्या बन जाएगा? RCl। यहां फ्री रेडिकल नहीं जनरेट हो रहा, यहां मैक्निम हो रही है SN2, यहां पे कौन सी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। और यहां एक दे रखा है NaOCl, बताओ क्या मतलब उसका? Cl2 विद NaOH। यदि मैं यहां CH3C डबल बॉन्ड OH ले लूं और उसमें ये मिला दूं, बताओ क्या बनेगा? वेरी गुड, क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म वाला रिएजेंट। बिल्कुल क्लियर है एक एक बात, है ना? चल 10 तक यहां पे बात हो गई है, 20 तक चेक करिए। ये क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे यार, एडवांस वाला। मेरा मेन फोकस यहाँ एरोमेटिक में हाँ, 15th क्वेश्चन पे आते हैं। 15 क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या चक्कर है, देखो क्वेश्चन में बस इतना सा ये है कि एक स्टेप देखो, पहला जैसे पहला वाला रिएक्शन कहां, आप कौन सा बताओ? मैक्निम कुछ बता सकते हैं? पहला स्टेप ए तक बनने वाला
SN2AR, देखो हमने पढ़ा था एराइल हैलाइड, बेंजीन रिंग पे हेलोजन, क्या SN2 आसानी से हो जाएगा क्या? नहीं, लेकिन एक कंडीशन में हमने पढ़ा था SN2AR, उसके लिए हमने ये पढ़ा था कि हेलोजन के ऑर्थो पे या पैरा पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, याद है? नहीं याद है, देखो हाँ नहीं याद है, तो इसलिए क्या है, अपना याद करो, है ना, याद करो बिल्कुल। तो इसके अंदर SN2AR एराइल हैलाइड, बेंजीन रिंग पे हेलोजन जब लगा हुआ हो तो सब याद आ रहा है। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था, बेंजीन पे एक NO2, फिर 2 NO2, फिर 3 NO2, रेट ऑफ SN2AR किसकी ज्यादा होगी? जिसमें 3 NO2 लगा हो। एक और क्वेश्चन याद दिलाता हूं, बेंजीन पे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, पैरा पे NO2, बताओ SN2AR का रेट हम लोग यहां मालूम करें तो यहां क्या होगा? ये सब देखो, एक तो लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं इनको समेटना बिल्कुल जरूरी है। एक शुरुआत अच्छी करने के बाद और इतने दिनों तक सही से चलने के बाद हमें सिलेबस का एंड बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये टेल है ना, ये लास्ट वाला जो पार्ट है ना, इसको कमजोरी की तरह नहीं रखना है, क्योंकि फिर उसके बाद में हम लोग बिजी हो जाएंगे फुल सिलेबस वाले, और क्योंकि फिर आप जो भी आप जैसे वन फोर्थ वाला टेस्ट भी देंगे तो ये तीसरे पार्ट में जाके आएगा, और वहां तक फिर जाएगा, तो फिर तीनों सब्जेक्ट का 1/4 पार्ट मिला के 5-6 दिन आपको मिलेंगे, तो आप नई चीज पढ़ना वहां प्रिफर नहीं करेंगे। तो आप कोशिश ये करो कि आगे टेस्ट की जो प्रिपरेशन है ना, उसमें हमें कॉपी वगैरह पे अच्छे से हम लोग कर लें, और एक कोशिश करो कि जेई मेन जेई एडवांस एक्सरसाइज O1 इसको थोड़ा सा में, क्योंकि रेस तो मुश्किल से 4-5 बची है, 3-4 बची है, तो रेस वाला कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज O1, जेई मेन जेई एडवांस, ये थोड़ा कोशिश करो साथ साथ समेट दें, तो फिर काफी आपको हेल्प मिलेगी। आगे आपको ये रहेगा मुझे रिवाइज करना, मेरे लिए नई बात नहीं रहेगी। तो चलो अब देखो 15 क्वेश्चन में पहला स्टेप जो होगा उसके अंदर क्या होगा कि ये फ्लोरीन हट जाना है, और फ्लोरीन हटेगा SN2AR आप लिख लो, आप चेक करिएगा इसमें, यहां पे आ जाएगा N, यहां CH3, और फिर उसके बाद में CH3, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो आगे का जो दे रखा है ना, अब NaNO2 विद HCl का तो कोई रोल यहाँ पे ऐसा रहेगा नहीं, और इधर एक दे रखा है हाइड्रोजन विद कैटेलिस्ट, तो यदि यहाँ पे NH2 होता तब तो डाइएजोनियम सॉल्ट वगैरह पे कुछ बात की जा सकती थी कि वो मतलब डाइएजोनियम सॉल्ट या कुछ बना लिया। बताओ हाइड्रोजन जो कैटेलिस्ट दे रखा है वो किसमें कन्वर्ट कर दे? NH2 में। तो अब उस टाइम देखो पहले क्वेश्चन जो रहता था ना, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था, पेपर बाहर आता ही नहीं था, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते थे, स्टूडेंट्स वगैरह को पूछते थे, ना ही कोई ऐसा क्वेश्चन को क्लेम करना और ये कुछ भी नहीं। तो कई बार पुराना कोई क्वेश्चन रहता ना, अब इसमें जैसे NaNO2 HCl का कोई डायरेक्ट एज सच कोई रोल है नहीं, जैसे अपन इसमें आंसर भी देखें तो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करके भी यहाँ पे ये लग, वैसे हम देखें ना कि जैसे मान लो सर फिर भी कोई रिएक्शन का सोचा जाए ना, तो NaNO2 विद HCl क्या करता है, NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, तो जैसे ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो यदि उसके अकॉर्डिंग कुछ रिएक्शन का सोचते हैं तो नीचे ऑप्शंस में कहीं दे ही नहीं रखा NO कि आप कहीं पे लगा दो ऑर्थो ऑर्थो पे, तो इसका मतलब सेकंड स्टेप में जो कैटेलिस्ट है हाइड्रोजन निकल, वो NO2 को किस में कन्वर्ट कर देना है? NH2 में का। चलो अब देखो 20 तक और चेक कर सकते, 18 वो अप टू 10 में आ गया ना, देखो नहीं कोई बात नहीं, देखिए अरे HNO3 विद H2SO4, तो ये तो आपको आना चाहिए, है ना, कैसा बिहेव करता है? हाँ तो एसिड की तरह करेगा कि बेस की तरह? नहीं, आप नोट्स निकालो, नाइट्रेशन के नोट्स पे देखो ना, देखो आप वो क्लास में लिखा, और ये भी बोला था IIT में आया हुआ है, नहीं कोई बात वो रिकॉल नहीं हुआ होगा, लेकिन थोड़ा सा उसमें यदि नहीं बना तो एक बार नाइट्रेशन देखो। अब देखो 20 तक और चेक करो, 20 तक कोई डाउट आया हो इसमें? चलो अब 30 तक चेक करो, 27th क्वेश्चन में आइए। Aniline on reaction with NaNO2 with HCl 0 degree Celsius followed by coupling with beta nephthol, तो बीटा नेफ्थोल के साथ देखो कलर देखो कैसा दे रखा है, रेड ऑरेंज दे रखा है ना, इसने तो ब्लू कलर लिखा है, तो कट कर दीजिए इस स्टेटमेंट को, यही यही वाला डाउट होगा, है ना, कलर आपको ध्यान होना चाहिए। 30 तक और चेक करो यार क्वेश्चन, 30 तक एक बार, 26 बोल रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन, मतलब बेंजीन पे क्या लगा? Br,
रिएक्शन विद ब्रोमीन विद Fe गिव 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। सहमत है इस बात से? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ठीक। अब सेकंड, इन ब्रोमोबेंजीन, अब देखो ये सेकंड स्टेटमेंट पे देखिएगा, इन ब्रोमोबेंजीन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द ब्रोमीन इज मोर डोमिनेटिंग देन मीजोमेरिक इफेक्ट। यहां तक तो ठीक, लेकिन इन डायरेक्टिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, बताओ जो इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो पैरा पे क्यों गया? क्योंकि ब्रोमीन कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पे। कैसे पता कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है? आप उसके प्लस एम के थ्रू क्या बनाएंगे? रेजोनेटिंग रेजिस्टर। क्या इंडक्टिव इफेक्ट से ये मालूम चलेगा? क्या नहीं। इंडक्टिव इफेक्ट से तो ये मालूम चलता है कि हेलोजन कैसे ग्रुप्स होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। बोलो यार, है ना? हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग। बताओ कैसे? क्योंकि उनका -I + M से ज्यादा होता है। लेकिन कौन से डायरेक्टिंग होते हैं? ऑर्थो पैरा, वो उसके मीजोमेरिक इफेक्ट से जो रेजोनेटिंग। तो देखो जो बेसिक, आप पूरा जेई एडवांस सॉल्व करिएगा, अपन क्वेश्चन आसान भी होगा, टफ भी होगा, ये सारा, लेकिन अपन उसके बारे में बातचीत कर चुके होंगे या थोड़ा सा, मतलब वो उससे रिलेटेड हम चीजें कुछ ना कुछ जानते होंगे। कोई बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड भी हो सकता, मैं ऐसा नहीं मना कर, लेकिन हमने जो पढ़ा उस बेसिस पे काफी कुछ बातचीत हम कर सकते हैं। 30 तक और कोई बात है? बताइए, आगे बढ़ते नहीं। अब कहां तक दिया इसको? 40 तक, 30 तक ये दिया। अब मेंस वाले में आ जाओ। अब आप पूरा देखो, संडे आ रहा है, आप जेई एडवांस कंप्लीट खत्म करेंगे भैया, है ना? कंप्लीट। और सब बच्चे करो यार, 2 ढाई 3 घंटे भी देने पड़े ना, लेकिन जेई एडवांस प्लीज आप इस पे फाइट करिए। क्वेश्चंस पे, क्वेश्चन आप अपनी कॉपी पे पहले देखो, यहाँ पे ये करो, क्वेश्चन को कोशिश करो सॉल्व करने की। आंसर यदि नहीं आ रहा, पीछे आंसर देखो, फिर से थोड़ा फाइट करो, चाहे घंटे 2 घंटे ज्यादा लग जाए, लेकिन फाइट करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश। फिर बाकी फिर आप देख लीजिए। अब इसमें जेई मेन के अंदर कहां तक हो गया है डिस्कशन? 50 हो गया है। तो देखो 60 तक चेक करिएगा। सिक्सटी तक बन गया क्या? है ना? निकाल लिया आपने? अच्छा बताइए। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन जो है ना, इनमें जैसे जो प्रोडक्ट है ना, जैसे इन सब, क्योंकि पिछले, हाँ नहीं, इवनिंग में ये क्या रहेगा, हाइड्रोकार्बन्स, उसको एक बार पढ़ो जो मैंने कॉपी में, उसी को नहीं, एनसीईआरटी भी पढ़ने को ही बोला गया। एनसीईआरटी रीडिंग लगा लेते ना आप लोग, मेरा जिनको भी इन सब क्वेश्चन में दिक्कत आती है कि, तो आपको वो एनसीईआर, क्योंकि इतना बढ़िया से उसमें होता है ना कि हम लोग किसी बात को एक दो जगह से पढ़ लेते हैं, तो कभी नहीं भूलेंगे आप। और एनसीईआरटी भी, एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे इसी चक्कर में। जैसे अभी लास्ट ईयर एक लीडर बैच में जेई मेन एग्जाम के, जो पहला जेई मेन एग्जाम था, उसके 10 दिन पहले तक मेरे पास यह कि सर वो एनसीईआरटी अब तक नहीं पढ़ा तो अब पढ़ना है, जबकि मैं इनको कई महीने पहले से। रीजन क्या है? अरे क्या है एनसीईआरटी में, कभी भी पढ़ लेंगे। ये जो होता है ना, कभी भी पढ़ लेंगे, ये लास्ट तक ले जाता है, कई बार बहुत आगे तक लेके चला जाता। और हम 2-2 3-3 पेज भी थोड़ा देखते रहें, तो फिर एक ये भी होता है कि थोड़ा थोड़ा करते हमने उसको कवर कर लिया। तो अभी कार्बोहाइड्रेट का साथ साथ जरूर खत्म करिएगा, है ना? कार्बोहाइड्रेट को एक बार पढ़ लिया, और ये सारा कौन सा NH2, आपको क्या लगता है? हाँ तो वो सही लग रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, लोन पेयर। यदि NH3+ होता तो फिर आप क्या बताते? मेटा डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि जब हम एनिलिन का नाइट्रेशन कराते हैं, तो जो वो मेटा वाला भी प्रोडक्ट बनता है ना, वो NH3+ बनने की वजह से बनता है। चलो 70 तक चेक करो यार इसमें, या जेई मेन लास्ट तक आप किसी क्वेश्चन में उलझ गए हो तो चेक कर लो। चलिए देखिए 62, देखते हैं। इन द अबोव रिएक्शन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ए, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो आप देखो यहाँ C7H7N2OCl ऐसा दे रखा है, C2H5OH से रिएक्शन करवाया और यहाँ ये बना। देखो यार ऑप्शन में देखेंगे तो डाई एजोनियम सॉल्ट सभी में है, तो और वो इथेनॉल उसको रिडक्शन करके किस में कन्वर्ट कर देता है? बेंजीन। लेकिन बेंजीन के ऊपर एक OCH3 ग्रुप लगा है, तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट होगा ना, रिएक्टेंट, जहां आप डाई एजोनियम सॉल्ट बना रहे हैं,
तो यहाँ डाइएजोनियम सॉल्ट आपने बनाया इथेनॉल, इसको तो बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एक OCH3 ग्रुप आप लगा दीजिए, क्यों? ताकि ये क्या हो, प्रोडक्ट में चला जाए। समझ रहे हैं? जिनको डाउट है समझ में आया ये? हाँ, तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा कि ए वाला तो क्या हो जाएगा, डाइएजोनियम सॉल्ट, और ये वाला हो गया। फिर उसके बाद में C2H5OH, तो बेंजीन वाली बात यहाँ पे ये हो गई। अब रही बात साइड प्रोडक्ट की, तो साइड प्रोडक्ट में देखो, यहाँ ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में पहले बात तो OCH3 और N2+Cl कहाँ कहाँ लगा है, फर्स्ट में लगा है, थर्ड में लगा है, फोर्थ में लगा है। अब यहाँ पे फिर अब बचा क्या, एक N2 हो गया। अब यहाँ जैसे देखो, यहाँ N2Cl- है ना, और एक क्या हो गया, C2H5OH। C2H5OH यहाँ H प्रोवाइड करके ये बनाया। तो अब देखो साइड प्रोडक्ट अब क्या क्या बन सकता है, X एंड Y। अब यहाँ ऑप्शंस को देखो तो एल्डिहाइड, HCl एंड वाटर ये दे रखा है। तो अब देखो ये Cl- है तो HCl बनेगा ही बनेगा, है ना, और HCl बनेगा तो वो एक किस किस में दे रखा है, फर्स्ट में दे रखा है, सेकंड में। लेकिन फर्स्ट वाला इसलिए करेक्ट होगा कि यहाँ ये दे रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट ये हो गया। अब एक बात और देख लेते हैं कि यहाँ एसिटल्डिहाइड कैसे बनाया होगा, वो और थोड़ा समझा जा सकता है यदि यहाँ पे कुछ ऐसा हो तो। एसिटल्डिहाइड बनने के पीछे क्या कोई कोई लॉजिक है क्या यहाँ? जैसे HCl बना एक, तो ये एसिटल्डिहाइड C2H5OH, इसने रिडक्शन किया तो H तो बना C2H5O। ये तो कैसे समझाएंगे, एसिटल्डिहाइड इन द अबव रिएक्शन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ए, फर्स्ट ये बना N2+Cl। अच्छा इन्होंने, अच्छा N2 यहाँ रिएक्शन में लिख ही दिया, एक Cl गया, Cl जाने के बाद में C2H5OH। देखो C2H5OH जैसे मान लो अनरिएक्टेड फॉर्म में भी कुछ बचे, तो उसका ऑक्सीडेशन कराने पर CH3CHO बने, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होगा क्यों, OCH3। ये देखो क्वेश्चन जो है ना, ये ऑप्शन देखकर तो ये बन जाएगा कि HCl एक में और इसमें ये है, इसका मेरे को थोड़ा देखना है कि भाई इसका ऑक्सीडेशन करवाए इथेनॉल का, और इथेनॉल का ऑक्सीडेशन देखो। हाँ एक बात हम कह सकते हैं, देखो ऐसे बोल सकते हैं, देखो देखो बताओ, इथेनॉल ने इसका क्या किया, रिडक्शन, तो वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। वो उस रेस्पेक्ट में यहाँ पे, है ना, वो क्योंकि H प्रोवाइड करके उसको रिड्यूस करके खुद क्या हो जाएगा, 68 में आइए। हाँ चलिए उसमें भी आ जाएंगे, पहले ये देखो 68 सब मिलके सॉल्व करो क्वेश्चन को। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है डार्क ग्रीन कलरेशन विद FeCl3, बताओ यहाँ FeCl3 टेस्ट दे रहा है तो उसमें कैसा ग्रुप होगा, फिनोलिक, तो इसका मतलब ये फिनोलिक OH यहाँ पे होगा। अब C6H6O तो प्योरली वो क्या हो जाएगा बताओ, फिनोल। बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसका मतलब ए फिनोल होगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सेकंड, आप थर्ड एंड फोर्थ को तो हटा दीजिए, ठीक है आगे बढ़े। ऑन ट्रीटमेंट विद CHCl3 कर लीजिएगा उसको, ठीक है ना, एंड KOH। अब बताओ फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद KOH से हो तो रिएक्शन का नेम बताओ, रिमर टिमान रिएक्शन, बिल्कुल सही बात। फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव बी, तो रिमर टिमान रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ कौन सा होगा, ए ऑप्शन फर्स्ट वाले में जो दे रखा है बी वो होगा, या सेकंड वाले में जो होगा, फर्स्ट वाले में। क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे, है ना। चल पर्पल कलर, ग्रीन कलर या ये पर्पल और ग्रीन कलर या इसके आसपास एक कलर आता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है। FeCl3 से क्या बनता है, कलर्ड। वॉयलेट भी हो सकता है, वॉयलेट, पर्पल, ग्रीन, आप ये सारे, क्योंकि देखो क्या रहता है कि ये जैसे हम लोग KMNO4 बोलते हैं ना, उसको पिंक कलर भी बोलते हैं, पर्पल भी, क्योंकि डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, जो बहुत डाइल्यूटेड है ना, तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है FeCl3 के साथ, चाहे वॉयलेट, पर्पल, ग्रीन जो भी लिखा हो। अब आप 60 क्वेश्चन 60, अब इसमें ये वही एरोमेटाइजेशन वाला है, वही हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या होगा, जैसे हेक्सेन होता है ना, तो आप इसके ऑक्साइड्स मिला के क्रोमियम की हिट करेंगे तो बेंजीन बन जाए। हाइड्रोकार्बन नोट्स में देखिएगा बन। हाँ 69 क्वेश्चन। देखो ये जो रहेगा ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा क्या, नहीं। अच्छा एक वो लास्ट में फिनोल वाली बात चल रही थी ना, फिनोल में देखो क्या रहता है, इसको लेके थोड़ा सा मैंने कंट्रोवर्सी वाली बात इसलिए बताई थी कि फिनोल में
जैसे अपने शीट में है ना, लीडर बैच की शीट, उसमें भी वो रिएक्शन दे तो रखा है, लेकिन वो इतना इफेक्टिवली नहीं देता। मतलब क्या है कि फिनोल, फिनोल में अब जैसे जेई मेन में आया हुआ है, तो अपने को एक दो बात ध्यान रखनी पड़ेगी फिनोल में, फ्रिडल क्राफ्ट। यदि मान लीजिए कहीं पे रिएक्शन देके प्रोडक्ट दे रखा है और मना नहीं कर रखा है, तो हमें प्रोडक्ट फिर बना देना है। लेकिन वैसे जनरल बात की जाए कि बताओ कौन नहीं देगा और फिनोल के अलावा बाकी सब दे रहे हैं, तो उसको टिक कर देना है, क्योंकि देने की टेंडेंसी थोड़ा कम। क्योंकि देखो NH2 तो क्लियरली AlCl3 पे अटैक कर देता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन NH2 के कंपेयर में OH का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम रहेगी। तो अब उसमें थोड़ा सा रहता है कि कुछ हद तक दे भी देता है, कई बार नहीं भी देता। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक साइंटिस्ट ने उस पर वर्क किया और उसको इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं मिला, तो उसने अपना जो भी थ्योरी बनाया उसमें मना कर दिया। किसी ने ये बोला कि नहीं थोड़ा बहुत कुछ बन जाता है, तो ये फिर कंट्रोवर्सी की फॉर्म में आ जाता है। तो फिनोल में क्या कर रखा है कि जैसे अपने जो, जैसे शीट वगैरह में, अब 12th में तो वो थ्योरी नहीं देते लीडर में, लेकिन बना रखा है। तो उस केस में कभी ऐसा हो जाए कि फिनोल दे रखा है सामने CH3Cl और AlCl3, और ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि प्रोडक्ट बना रखा है, तो आप फिर टिक कर दीजिएगा कि ये बना। लेकिन इतना इफेक्टिवली नहीं देता, इस वजह से कभी एक ऑप्शन में ये हो कि ये नहीं दे रहा और बाकी सब दे रहे, तो उसके साथ भी ये जा सकते, इस वजह से थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी। चलो अब देखो इसमें जेई मेन को खत्म करिए। 73 क्वेश्चन, ये पैराबेंजोक्विनोन बना दीजिए, एनिलिन, ये नोट्स में मिल जाएगा आपको, एनिलिन का ऑक्सीडेशन यहाँ है ना। और कोई बात है पूछ लीजिएगा, फिर इसको 75 में आइए। Which one of the following phenol does not give color with condense with phthalic anhydride in presence of H2SO4? इस क्वेश्चन को कोई बता सकते हैं कि कैसे सॉल्व करें? हाँ, अरे आपका तो डाउट था ना। हाँ चलिए और बताइए, और इसके अंदर की भाई इसे देखो, एक बार रिएक्शन देखो क्या आप फिनोफ्थलीन के साथ, मतलब फिनोफ्थलीन फॉर्मेशन में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन एक बार देखेंगे कॉपी में। देखो फिनोल की सम अदर रिएक्शंस में जाओ और उसमें एक बार देखो, ताकि आपको समझ आ जाएगी बात है। हाँ बोलिए बोलिए, देखो हाँ बिल्कुल सही बात, इन्होंने सही जवाब दिया। आप रिएक्शन देखो, उसमें आपको ये मालूम चलेगा कि फिनोल के पैरा पोजीशन से H हट रहा है और थैलिक एनहाइड्राइड का क्या हट रहा है, ऑक्सीजन। अब बोलो, है ना, देखो एक तो पहुंचा करो तुरंत, वो पहुंचेंगे तब जब तुरंत। फिनोल में सम अदर रिएक्शंस में पहली रिएक्शन, उसमें पैरा पोजीशन पे H हट रहा है दो फिनोल से, थैलिक एनहाइड्राइड का क्या हट रहा है, ऑक्सीजन। अब यदि पैरा पोजीशन पे मिथाइल आ गया, तो बताओ ये रिएक्शन हो पाएगी क्या, नहीं। तो आप ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें पैरा पोजीशन पे मिथाइल। यहां 74 में देखो, मोस्ट स्टेबल ना ने 1 में तो स्टेबल बनेगा ही कहां, सेकंड वाले में ही 5 डिग्री सेल्सियस तक बन पाता है, उससे ऊपर तो वो फिनोल बनने लग जाता है। फर्स्ट वाले में तो तुरंत N2, क्योंकि N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो वो फिर एल्कोहल तक चली जाएगी रिएक्शन फर्स्ट वाले में, है ना। खत्म करें यार, और कोई है ना, ठीक है सबको, फिर भी कुछ बच जाए कुछ ये। लेकिन फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जेई एडवांस सब बच्चे ट्राई करो एरोमेटिक का। आप जितने डाउट से पूछ लो, 15 मिनट और सही डिस्कशन में, लेकिन कोशिश करनी है, और कोशिश में सिर्फ एक बात करनी है कि जहां कहीं अटको तो एक बार थोड़ा सा कॉपी की हेल्प लो। उसमें बुराई नहीं है शुरू में, क्योंकि पहला भाई या तो जैसे हम बिल्कुल ही नहीं करें, भाई करें तो सर तभी करें जब सारा याद हो। ऐसे में आप इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में भी क्वेश्चन करने से थ्योरी बहुत याद होती है, क्योंकि हम बार बार उन पेजेस में जाते हैं, अंडरलाइन करते हैं, मार्क उसको करते हैं, तो वो फिर धीरे धीरे याद आने लग जाता है फिर कैसे, है ना। हाँ लेकिन वो पता है, वो स्टेप में कोई बुराई नहीं, क्योंकि आप फिर क्या करते हैं, एक बार देख के बना, एक बार थ्योरी में ये पता चल जाता है कि किस किस पॉइंट पे क्वेश्चन है, आपकी स्पीड बनती है, उन पॉइंट्स पे आप ज्यादा गौर करते हैं। हाँ और याद भी, हाँ ये तो है। देखो एल ये तो फ्रिडल क्राफ्ट वाला हो जाएगा। हाँ जैसे आप क्या करो, जो इलेक्ट्रोफाइल ये बन गया, नहीं देखो क्या रहेगा कि यहां जैसे एक बार रिएक्शन जैसे यहां तक हो गई ना, जैसे बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग पे यहाँ पे ये आ गया, जैसे इधर से यहाँ पे आपने करके COC यहाँ OH लगा दिया, तो अब उसके बाद में यदि आगे रिएक्शन
जैसे मान लो आपको ऐसा होता है कि सर मैं तो क्लीमेंशन रिडक्शन का H मान के इसको हटा दूं, तो फिर यहाँ पॉजिटिव, तो फिर कोई रिंग यहाँ बना रखी है क्या? नहीं। तो इसका मतलब आपको बाहर से एसिड, HCl वैसे भी इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं यहाँ पे ये रहता है कि इधर से एक बाहर से आपको H2SO4 या इसमें मिलाना पड़ेगा एसिड, तो यहाँ से OH हटेगा, प्लस आएगा और इधर क्या बनाएगा? रिंग यहाँ पे ये बनाएगा, है ना। चलो अब और कोई डाउट है तो अगली क्लास में लेते हैं ना, अब अपन ने दे दिया टाइम इसमें, ठीक है। रेस अपना 32 तक डिस्कस है ना। हाँ चलो, तो आपको टोटल कहाँ तक मिला हुआ? 35 तक। हाँ तो चलिए, इसमें तो फिर 3 रेस बची हुई है। चलो अब ये बताओ, पिछले टर्न में ग्लाइकोजन तक लिख लिया था हमने, है ना। अब मैं कार्बोहाइड्रेट में एक बात और बता के इसको कंप्लीट करते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट में कुछ अदर कार्बोहाइड्रेट्स के नेम थोड़ा सा ध्यान रहे, वो इसलिए कि शीट सॉल्व करते टाइम कुछ नेम की जरूरत आपको पड़ सकती है। सुनिएगा बात को, इन नेम को जनरली शुरू में लिखवाते हैं, लेकिन शुरू में लिखवाते ही फिर कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में अजीब लगने लग जाता है। तो अभी तक हमने वो लिया जो एक मतलब जो काम के अपने को थे और जिन पे क्वेश्चन आ रहा था। अब कुछ कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर और थोड़ी ध्यान रहे, तो वैसे तो आपके शीट में क्या है दे रखा है वो एक, है ना, लेकिन थोड़ा लिख लेते हैं, 5-7 मिनट लगेगा। तो लिखिएगा, द डी फैमिली एल्डोजेज। देखो मोनोसेकेराइड्स दो तरह के थे, एक तो एल्डोज और बताओ दूसरा कौन सा? कीटोज। तो मोनोसेकेराइड्स में कुछ एल्डोज जो है ना, उनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा अपने को ध्यान रहे तो ठीक। अब डी एल्डोज हम बना लेते हैं, क्योंकि जब भी आप उसकी मिरर इमेज बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एल फॉर्म यहां बन जाएगी। तो आप सबसे पहले यहां लिखो एल्डो ट्राइओज, मतलब वो जो हमने लास्ट में ग्लाइकोजन पढ़ा उसके बाद में ये लिख सकते, एल्डो ट्राइओज। एल्डो ट्राइओज, अब देखो इसकी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं, CHO है, टोटल कार्बन अपने को करना है 3 टोटल। एल्डो ट्राइओज, ट्राइओज मतलब हमें टोटल 3 कार्बन करने हैं। अब देखो OH हमने इधर रखा क्योंकि डी फॉर्म हम बना रहे हैं, और इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो OH लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो एल फॉर्म बन जाएगी। तो इसका नेम जो होता है वो होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड जो है ना, इसी के रिस्पेक्ट में डीएल कॉन्फ़िगरेशन दिया गया था। डीएल कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो में हम पढ़ते हैं कि एक रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन है। ये ग्लिसरल्डिहाइड में OH इधर, इसको स्टैंडर्ड माना D, इधर OH लगा के L। फिर ये बोला गया कि इसके रिस्पेक्ट में हम बाकी के लिए ये बता सकते हैं कि जहां पे भी OH राइट साइड में हो तो D, और ये तो 3 कार्बन का जो ये कार्बोहाइड्रेट है ये एल्डो ट्राइओज है। मोनोसेकेराइड यहाँ पे ये होगा, एल्डोज मतलब यहाँ CHO ग्रुप है, 3 कार्बन ट्राइओज, डी ग्लिसरल्डिहाइड इसका नेम है। फिर आप लिखो एल्डो टेट्रोज, 4 कार्बन का हमने यहाँ स्ट्रक्चर बना। 4 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ CHO, यहाँ आ गया OH, इधर OH, इधर H, इधर H, यहाँ CH2OH। एक तो बना ये, एक तो हमने ये बनाया। दूसरा इसमें क्या ओरिएंटेशन, क्या अब क्या लेके आए, इस OH को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरा ओरिएंटेशन ये बन जाएगा। तो देखिए ऐसा यदि हम करते हैं तो यहाँ CHO और OH को उठा, जिसको हमने चेंज किया उसको ध्यान रखिएगा, उसको आप मार्क भी कर सकते हैं किसी तरह से या अलग कलर, कि भाई हमने दूसरा स्ट्रक्चर कैसे लिखा, कि फर्स्ट वाले कार्बन पे, यहाँ इस वाले कार्बन पे इस OH को इधर लेके आ गए और ये सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये बताओ कि यदि मैं इसको भी इधर लेके आ जाऊं तो इसका बताओ क्या बन जाएगा? मिरर इमेज, है ना। तो हम लास्ट वाले कार्बन को इधर नहीं लाएंगे क्योंकि फिर वो एल फॉर्म में बन जाएगा, हमें डी वाले ही बनाने, ठीक है। ये 2 स्ट्रक्चर बनाए। अब देखो इसका जो नेम होता है वो कैसे होगा, देखो इसका नेम होता है डी इरिथ्रोज और इसका नेम होता है डी कीटोज, नहीं थ्रियोज, थ्रियोज, डी थ्रियोज। अब देखो आपने नाम सुना होगा इरिथ्रो थ्रियो, वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट से नेम लिए गए। जब 2 काइरल कार्बन वाला फिशर, कितने काइरल कार्बन वाला? 2, और वो जो हॉरिजॉन्टली ग्रुप्स लगे हैं ये सेम साइड में हो, तब उस ओरिएंटेशन को इरिथ्रो, अपोजिट साइड में हो तो थ्रियो। ये इरिथ्रो एंड थ्रियो टर्म
इन कार्बोहाइड्रेट से लिए गए थे, इरिथ्रोज थ्रियोज, इस तरह से ये हो जाए। चलिए, है ना, ये बताओ इसमें कितना कायरल कार्बन है? 2। अच्छा, मोलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिक। टोटल स्टीरियोआइसोमर 2:2 कितना? 4। 4 कैसे बनाए? 2 तो ये हो गए और बाकी 2 इनकी मिरर इमेज। बोलो समझ आ रहा है ये, है ना? चलो, अब यहां मैं स्टीरियो से रिलेटेड कोई वो बातें नहीं कर रहा हूं कि कैसे बने क्या, मैं तो बता रहा हूं कि नेम जो है, कुछ मोनोसेकेराइड्स के एक्स्ट्रा नेम कुछ ध्यान रख सकते हैं, तो ये इरिथ्रोज थ्रियोज इन पे। अब देखो यहां बात करें एल्डो पेंटोज, एल्डोपेंटोज 5 कार्बन, यहां CHO, यहां CH2OH, इधर यहां OH आ गया, इधर OH, इधर OH, यहां H, यहां H, यहां H, ये ऐसे आ। अब ये बताओ यहां कितने कायरल कार्बन? 3। टोटल कितने आइसोमर? 2:3 कितना? 8। 4 तो D और 4 उनका मिरर इमेज, तो वो 4 अपन बना लेते हैं। तो एक हमने बनाया सारे के सारे OH की साइड में, राइट साइड। अब पहले वाले को इधर बना के एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए, CHO CH2OH। पहले वाले को इधर लेके आए। अब देखो इस चेंज को चाहे आप पेंसिल से ऐसे मार्क कर सकते हैं कि हमने कैसा दूसरा स्ट्रक्चर का सोचा या अलग कलर के, और बाकी जो सिमिलर है उसको एज इट इज रख दिया। तो हमने एक बार एक OH को लेके गए, अगली बार 2 OH को लेके चले जाइए, दोनों को ही लेके, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इस तरह से किसी भी सीक्वेंस में बना लो, कोई वो दिक्कत नहीं। लेकिन अपन एक बार इनके नेम वगैरह लिखेंगे तो इसको इस तरह से बना कि पहले तो हम लेके गए एक OH को, फिर 2 को लेके गए, तीसरे को नहीं लेके जाना है क्योंकि वो फर्स्ट का फिर क्या बनेगा? मिरर इमेज। तो लास्ट वाले को एज इट इज रखो क्योंकि डी कॉन्फ़िगरेशन मेंटेन रखना है। अब फर्स्ट को लेके गए पहले इधर, फिर सेकंड को, अब क्या करो कि फर्स्ट वाले को छोड़ दो एज इट इज। बताओ किसको अपोजिट साइड में लेके चले जाओ? सेकंड वाले। देखो CHO, इधर OH, इधर H, इधर OH आया, इधर H, इधर OH और यहाँ CH2OH। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैंने आपकी शीट में भी एक तरीके से ये बना रखे हैं, वो भी देख सकते हैं। देखो मैंने पहले इस ये चेंज किया केवल, फिर अगला चेंज मैंने ये किया, और फिर अगला चेंज मैंने ये यहाँ किया, तीसरे को हमें यहाँ एज इट इज रखना। अब ये जैसे, और इनकी 4 मिरर इमेज बनेगी चारों की, तो ये बन गई। अब देखो इनके नेम लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा डी राइबोज, डी जाइलोज, ये लाइजोज हो जाता है, और ये अरेबिनोज। अब इसमें ऐसा है, लिख तो लीजिएगा। अब देखो ये राइबोज की तो कुछ ही क्वेश्चन में जरूरत भी पड़ जाएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। बाकी सब आप लिख लो, जैसे जरूरत पड़े वैसे थोड़ा सा याद। मैंने आपको इसीलिए इनको पहले नहीं लिखवाया, पहले हमने सारी बातें कर ली, अब जरूरत पड़े तो आप फिर इनको याद ही रखना पड़ता, और कुछ नहीं। तो अब इनको कैसे भी, जैसे पहले मैंने अरेंज कर लिया, फिर इनको थोड़ा सा कोई सीक्वेंस वगैरह ऐसा कुछ करके, तो राइबोज हो गया, जाइलोज, लाइजोज एंड अरेबिनोज, ये 4 इस तरह से। बाकी इनकी मिरर इमेज बनाएंगे तो नेम में से आगे एल आ जाएगा, बाकी एज इट इज। एक हेक्सोज वाला और देख लेते हैं, बस इतना, फिर थोड़ा बहुत है इसमें। हेक्सोज, तो हेक्सोज में यदि हम बनाएं तो यहां हो गया, यहां क्या हो गया बताओ? CHO, और ये क्या हो जाएगा? CH2OH। एक काम करते हैं, पहले सारे के सारे राइट साइड में रखते हैं। बताओ कितने काइरल कार्बन? 4। कितने आइसोमर? 16। डी कितने बनेंगे? 8। तो वो बनाने रहेंगे अपने को, है ना? चलो, अब देखो पहली बार OH सारे राइट साइड, CHO, और अब मैं क्या करता हूं, पहला OH जो है इसको चेंज कर देता हूं। अगली बार में 2 ले लेते हैं शुरू के, जिनको चेंज करना है।
अगली बार में 3 ले लीजिए। ठीक है, देखो पहले एक OH को इधर किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, लास्ट वाले को रहने दीजिए, डी फॉर्म ये रखना। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं एंड सेकंड वाले को अपोजिट साइड पे। कहां से, स्टार्टिंग वाले से कंपेयर करते हुए हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले को रखा एज इट इज, थर्ड वाले को एज इट इज रखा, फोर्थ वाले को एज इट इज रखा, जो सेकंड वाला है उस OH को इधर रख दिया। अगली बार सेकंड एंड थर्ड दोनों को ले लेते हैं। ठीक है ना, और एक और, अब ये हो गया, लास्ट वाले को तो करना ही नहीं है। हाँ, नहीं, तीसरे लास्ट वाले को नहीं चेंज करना, क्योंकि हम लोग के वो एल फॉर्म बन जाएगी। अच्छा, एक फिर क्या होगा कि आपने ऑलरेडी जो बना रखा होगा उसका मिरर इमेज बन जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, सारे राइट साइड में, फिर एक लेफ्ट साइड में 1 वाला, फिर 1 2 1 3, फिर सेकंड वाला लेफ्ट साइड में, फिर 2 3। अब अपन एक काम कर सकते हैं, एक 1 3 लेफ्ट साइड में कर लीजिए। अच्छा, आप शीट में देखोगे तो उसमें एक क्या बना रखा है कि जैसे 4 बना रखे हैं इससे पहले वाले, तो चारों से फिर हर से क्या कर रखा है, 2 2 बना रखे हैं कि पहले कार्बन पे एक राइट साइड में OH में। तो आपको स्टीरियो, आपको इतना पता है कि यदि आपको इसमें स्टीरियो आइसोमर पूछे तो आप 16 आंसर कर दोगे, तो फिर ऐसे ड्रॉ करने की ऐसे जरूरत नहीं। मैंने तो इनको कि हम लिखे, जैसा 8 मुझे लिखने हैं तो मैं रैंडम लिखूंगा तो फंस जाऊंगा, या फिर क्या करूंगा, रिपीट हो जाएंगे। तो मैंने एक सीक्वेंस यहां बनाने के लिए ऐसा लिखे, बाकी आपको इसको ऐसे लेके परेशान है। अब देखो दोनों ही बातें, अपन नहीं लिखे फिर जरूरत पड़े तो ये रहता है कि फिर है नहीं अपने पास, तो इसलिए इसको लिखकर यहां जहां कहीं जरूरत पड़े तो देख सकते हैं। अब हाँ, ओनली 3 मतलब नहीं, सारे नहीं हुए क्या भी, देखो एक ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड। अच्छा, ओनली 3 वाला एक है ना, हाँ, ओनली 3 वाला पहले लिखो ताकि वो सीक्वेंस मेंटेन वैसे रहे। ठीक है, यहाँ OH और यहाँ H, जैसे क्योंकि हमने पहला ये सेकंड किया, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड, अब फर्स्ट थर्ड और कर दीजिए तो बच गया। तो यहाँ ठीक है, यहाँ CHO CH2OH, ताकि एक सीक्वेंस में कुछ याद करना हो तो उसके लिए है ना। यहाँ OH, यहाँ OH, इधर H, इधर H, OH कर दिया इधर, इधर H, इधर OH, ये 8 ऐसे हो गए। देखो अब इनके नेम जो है, सारा OH राइट साइड में, तो ये एलोज होता है। ठीक है, आप शीट में नेम देख लीजिएगा उसमें। अब एक इधर कर दिया तो डी एल्ट्रोज। देखो अब यहाँ क्या है, इसको आप देखोगे तो ये डी मेनोज, मेनोज के बारे में पहले हमने पढ़ रखा है, ये वाला C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज है ना। देखो ग्लूकोज के जो एपीमर्स है ना, एक तो बताओ कौन सा आता है, मेनोज, एक आता है एलोज, और एक आता है गैलेक्टोज। तो अब इसको मग करके, मतलब अब ऐसे कुछ होता है, कुछ कुछ भी ऐसे करके देख सकते हो, मेनोज आता है, एलोज आता है, गैलेक्टोज आता है। ये बताओ कौन सा, C2 एपीमर, C3 एपीमर, C4 एपीमर। तो आप देखो, ये जो मेनोज है, यहां यदि ये सेकंड नंबर कार्बन, यदि इधर OH आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज। तो ऐसे केस में ये C2 एपीमर यहां पे हो गया। देखो ये रहा ग्लूकोज। अच्छा अब देखो, एक एक बात बताइए,
इस ग्लूकोज वाला और ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया, इसमें अंतर कहां है? देखो देखो यहां पे क्या हो रहा है, OH इधर है, ठीक है, H इधर है, और ये भी ठीक है। इस जगह इधर OH आ गया। ये कौन से नंबर का कार्बन है? 1 2 3 4। तो इसका क्या हो गया? C4 एपीमर, गैलेक्टोज। ये IDOSE, इसको एक बार इसका स्पेल देख लीजिएगा। इसमें ये IDO, इसमें शीट में देखो, शीट आप, यही होगा IDOSE, क्योंकि ये लास्ट वाला जो रहता है ना, ये जैसे इनको तो आपस में थोड़ा लिंक कर लेते हैं, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। अब ये दो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एक चेंज हो रहा है तो ग्लूकोज ये हो जाता है, और ये ईडीओज या आईडीओज इसमें जो भी है, तो इसको एक बार देख, यही नाम होगा इसका, है ना। चलो कार्बोहाइड्रेट पे, अब कार्बोहाइड्रेट पे आपका काम ये रहेगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, और शीट वगैरह तो क्या, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कोई कंटेंट की जरूरत पड़े तो शीट भी अपने को रीडिंग लगा देना। शीट में देखो कौन से पेज पे दे रखा है ये, शीट में देखिएगा कौन से पेज पे ये दे रखा है, थ्योरी में देखिएगा एक बार, थ्योरी थ्योरी में देखो कहाँ कुछ देखिएगा, फटाफट लिखें भाई इसको। हाँ पेज नंबर 139 में दे रखा है IDOSE, ठीक है ये, है ना, नहीं, हाँ पेज नंबर 139 पे ये दे रखा है, तो हाँ ठीक है, ये IDOSE, ये सही। चलो अब हम बात करते हैं प्रोटीन, लिख लो प्रोटीन। देखो जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का मेन सोर्स होते हैं। प्रोटीन जो होता है ना, प्रोटीन, ये प्रोटीन की जरूरत होती है, मतलब एक स्ट्रेंथ के लिए, मसल्स स्ट्रेंथ के लिए प्रोटीन की जरूरत ही रहती है ना। तो हाँ, मतलब अपने ताकत रहे और ये सब के लिए तो प्रोटीन फिर जरूरी है ना। अब प्रोटीन, प्रोटीन जो है उसके क्या सोर्स है क्या नहीं वो तो सब जानते हैं। मेन यहाँ है कि वो स्ट्रक्चरली हमें यहाँ बात करनी है। इसमें कुछ प्रोटीन तो ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, उनको फिर वो उनको नॉन इसेंशियल बोलते हैं, फिर बात करेंगे आगे। लेकिन कुछ प्रोटीन्स ऐसे जिनको कि थ्रू डाइट हमें लेना रहता है, वो इसेंशियल प्रोटीन्स यहाँ भी रह जाते हैं। तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड्स का पॉलीमर होता है। देखो सुनिएगा ध्यान से, देखो स्ट्रक्चरली अभी 5-10 मिनट में जो हम पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन बनेगा, उसको आप तब सॉल्व कर पाएंगे जब आप पूरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखिए, है ना, देखिए NH2, यहाँ CH, ये COOH, इसमें क्या है देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये कौन सी पोजीशन, अल्फा। यहाँ NH2 ग्रुप रहना चाहिए, और यहाँ कोई जैसे कोई ग्रुप लग सकता है, एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन हो सकता है, अदर कोई ग्रुप लग सकता है। तो अल्फा अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है बताओ, प्रोटीन। यदि बीटा अमीनो एसिड है या दूसरा है तो उससे नहीं बनेगा, अल्फा अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। अब आगे समझिएगा
कि ये अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे कैसे। तो ये एक अल्फा अमीनो एसिड है और ये रहा दूसरा अल्फा अमीनो एसिड, यहाँ R और इधर आ गया जैसे ये COOH। अब देखिए सुनिएगा, ये बताओ कि यहां है OH और इधर ये मतलब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये NH2 ग्रुप। बताओ यहां से वाटर रिलीज होकर यहां कौन सी लिंकेज हो जाएगी, बताओ, एमाइड लिंकेज। यहां से वाटर रिलीज हुआ और यहां एमाइड लिंकेज, तो NH2 CH, यहां R, C डबल बॉन्ड O, NH, C डबल बॉन्ड O, नहीं एक यहां पे पहले ये लिख देते हैं CHR, फिर C डबल बॉन्ड OH। चलिए अब देखो ये जो लिंकेज है ये है एमाइड लिंकेज, सुनिए सुनिए, है ना, ये एमाइड लिंकेज है। अब होता क्या है कि ऐसी एमाइड लिंकेज जो इसके अंदर, जैसे यहाँ ये जो बन रहा है एक तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ जो एमाइड लिंकेज होगी उसका स्पेसिफिक नेम होगा पेप्टाइड लिंकेज। क्या नेम होगा बताओ, पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज एक एमाइड लिंकेज है। देखो अब इन दोनों में क्या अंतर है वो समझिएगा। एमाइड एक सिंपल एमाइड, जैसे हम लोग बात करें तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कोई भी NH2 ग्रुप हो, कोई भी, तो उनके बीच में जो लिंकेज हो रहा है एमाइड। लेकिन यदि अल्फा अमीनो एसिड से जो एमाइड लिंकेज बनेगी उसको स्पेसिफिकली क्या बोलेंगे बताओ, पेप्टाइड लिंकेज। एक्चुअली पेप्टाइड लिंकेज को कैसे पहचान सकते हैं, इसको हमने ब्रेक किया। देखो एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ तब ये लिंकेज बनी। बताओ एक लिंकेज को ब्रेक करने के लिए कितना वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, 1। आपने इसको हाइड्रोलाइज किया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इधर NH2। अब ये वाला पार्ट यदि अल्फा अमीनो एसिड बन रहा है और ये भी, तो बताओ बनने वाली लिंकेज कौन सी हो जाएगी, पेप्टाइड। जैसे एंथ्यूज बैच, ये एक नॉर्मल एक मतलब जनरल टर्म हो गई, लाइक एमाइड लिंकेज। लेकिन अपना बैच जो है तो स्पेसिफिक नेम अपने को बोलना है। तो वैसे ही पेप्टाइड लिंकेज तब बोलना है जब यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा हो। दैट मीन्स यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हो। यहां तक बात समझ में आई है ना। चलिए अब आगे समझना। देखो क्या होगा कि ये जब आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो जैसे ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए, तो इस ये जो बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग डाईपेप्टाइड। क्या बोलेंगे बताओ इसको, डाईपेप्टाइड। अब इसमें और डाईपेप्टाइड ये बना और इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितनी बनी बताओ, 1। बोलो समझ आ रहा है ना। देखिए कितने अमीनो एसिड्स कंबाइन हुए, 2। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड। बोलिएगा सभी, क्या बोलेंगे, डाईपेप्टाइड। कितनी पेप्टाइड लिंकेज बनी, 1। अच्छा अब देखो यदि मैं यहां एक और अमीनो एसिड ले लेता हूं, जैसे एक और अमीनो एसिड मैंने लिया NH2 CHR COOH। देखिए ये बताओ कि यहां से भी क्या रिलीज होगा, वाटर। और यहां जैसे ये मैंने लिंकेज बनाई, देखो CHR COOH। अब समझना, देखो बताओ कितने अमीनो एसिड्स कंबाइन हुए, 3। बनने वाला प्रोडक्ट ट्राईपेप्टाइड। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस 2। चलिए अब क्या होगा कि जब इस तरीके से हम आगे बात करें, जैसे 5 अमीनो एसिड्स कंबाइन हुए, बताओ क्या बनेगा, पेंटापेप्टाइड। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस 4। समझ रहे हैं ये। 10 अमीनो एसिड्स कंबाइन हुए, डेकापेप्टाइड। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस 9। यदि n अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। और कितनी एमाइड लिंकेजेस हो जाएगी, n-1, यहां पे ये हो जाएगी। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड बनाना एक्चुअली यही प्रोटीन है। अब ये पॉलीपेप्टाइड कई तरह से अरेंज होके 4 तरह का प्रोटीन बनाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो अपने एनसीईआरटी में है कि 4 तरीके से कैसे कैसे वो अरेंज हो सकता है। वो पैरेलली रह सकता है, फोल्डेड फॉर्म में रह सकता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी प्रोटीन, ये 4 तरह के यहाँ प्रोटीन यहाँ पे रहे। तो यहाँ पे इसके बारे में एक्चुअली ये जो पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं अमीनो एसिड्स के आपस में मिलने से जो इस तरह की एक बड़ी स्ट्रक्चर बनी जिसमें कि यहाँ पेप्टाइड लिंकेज है, तो ये पॉलीपेप्टाइड यही प्रोटीन है। और बताओ इस पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो वापस से यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, अमीनो एसिड। अब देखिए क्या होता है
कि अपने बोर्ड वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इस अमीनो एसिड का डाई पेप्टाइड बनाओ, तो आप क्या करो, उन अमीनो एसिड को दो को कंबाइन करके पेप्टाइड लिंकेज बना के यहाँ। लेकिन इसके रिप्रेजेंटेशन में आईयूपीएसी ने कुछ चीजें फिक्स करी। जब हम किसी पॉलीपेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट करते हैं तो लेफ्ट साइड जो होती है, लेफ्ट हैंड साइड, उधर NH2 ग्रुप आना चाहिए। मतलब इधर की तरफ यहाँ NH2 ग्रुप, जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर NH2 ग्रुप आना चाहिए। तो इसको एक नेम देते हैं हम लोग इस साइड को N टर्मिनल। क्या नेम देंगे बताओ? N टर्मिनल। और क्योंकि बीच में तो अब देखो NH2COOH ये सारा का सारा क्या बना लिया इन्होंने, लिंकेज बना ली। राइट साइड में COOH ग्रुप होना चाहिए राइट हैंड साइड में, और इसको नेम दिया गया C टर्मिनल। तो आप ऐसे मार्क कर लीजिए कि एक कोई पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है उसका रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं, जैसे आप देखेंगे शीट में जब कहीं लिखा हो, बुक्स में जब लिखा हो, तो रिप्रेजेंट करते हैं तो NH2 लेफ्ट साइड में एंड COOH को, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो N टर्मिनल, राइट हैंड साइड जो होगा वो C टर्मिनल होगा। इसको लिखिएगा, फिर आगे ऐसा लिखना आप। देखो आप ऐसा लिखो, नंबर ऑफ एमिनो एसिड 2, तो इसको बोल देंगे डाइपेप्टाइड। और यहां नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस कितनी हो जाएगी? 1। 3 लिखा हमने यहां ट्राई पेप्टाइड। नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेजेस 2, यहां 4। टेट्रा पेप्टाइड, नंबर ऑफ पेप्टाइडेड लिंकेज यहां पे ये 3 हो गई। फिर जैसे हमने किया 6, तो कितना बताओ? ये अभी बात कर चुके हैं इसलिए लिख लो। हेक्सा पेप्टाइड, कितनी पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगी? 5। जितने अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे हैं उससे एक कम यहाँ पे ये। डेका पेप्टाइड, और यहाँ पे कितना हो जाएगा पेप्टाइड लिंकेजेस? 9। यदि n अमीनो एसिड्स आपस में कंबाइन हो तो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड। और यहाँ कितना हो जाएगा? N-1। लिखा आपने? ये लिखने के बाद एक पॉइंट लगा के ऐसा लिख सकते हैं कि जो पॉलीपेप्टाइड होते हैं यदि उनका हाइड्रोलाइसिस किया जाए, हाइड्रोलाइसिस किया जाए जैसे, तो अल्फा अमीनो एसिड तक ये हाइड्रोलाइज्ड होता है। मतलब पॉलीपेप्टाइड है वो टुकड़ों में टूटता टूटता फाइनली अल्फा अमीनो एसिड तक यहाँ पे आ सकता है ना। लिखो फटाफट ये लिखकर कि बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में कंबाइन हो तो पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, उससे एक कम एमाइड लिंकेज हो जाएगी या पेप्टाइड लिंकेज, और किसी पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो अल्फा अमीनो एसिड तक ये चला जाएगा।
चलो अब आगे की बात ध्यान से सुनिएगा। देखो जब हम हाइड्रोलाइज कराते हैं तो अल्फा अमीनो एसिड्स के डिफरेंट नेम होते हैं जिन पे अभी कुछ देर में हम बात करेंगे, लेकिन एक बात को सभी को समझना है, ठीक है? तो आपने लिखना अभी कुछ पेंडिंग भी है तो उसको छोड़ दीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए देखो क्या होता है कि जैसे दो अमीनो एसिड्स हैं वो कंबाइन हुए बना डाई पेप्टाइड, तो डाई पेप्टाइड बना तो एक वाटर मोलिक्यूल रिलीज हुआ, एक पेप्टाइड लिंकेज बनी। अब कई बार हमसे ऐसी बात करता है कि ये जो डाई पेप्टाइड है आपने उसका हाइड्रोलाइसिस किया, तो ऐसे केस में देखो ध्यान दीजिएगा कि जब डाई पेप्टाइड है तो उसमें पेप्टाइड लिंकेजेस कितनी है, 1। तो अपने को एक वाटर मॉलिक्यूल चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए। तो यदि हम हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट के मास की बात करें तो ऐसे केस में मान लीजिए दो अमीनो एसिड बने हमारा, तो एक तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट का मास क्या हो जाएगा कि जो भी इस डाई पेप्टाइड का मास था वो प्लस उसमें एक क्या करना पड़ेगा, H2O का मास ऐड करना पड़ेगा। बोलो समझ आया? बताओ एक H2O का ही क्यों ऐड किया, क्योंकि उसमें कितनी लिंकेज थी, 1। अब देखना सभी स्टूडेंट गौर करना कि जैसे ट्राई पेप्टाइड है, बताओ उसमें पेप्टाइड लिंकेज कितनी है, तो यदि ट्राई पेप्टाइड के हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट के मास की बात करें तो मास ऑफ ट्राई पेप्टाइड प्लस मास ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल। बोलो समझ आ रहा है ना? बस ये बात अपने को कि जैसे मान लीजिए अपने को बात करें कि हेक्सापेप्टाइड, तो बताइए इसके हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट के मास की बात, उसका मास प्लस मास ऑफ 5 वाटर मोल। समझ में आया ये कुछ कुछ है ना? अब मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उस क्वेश्चन को आंसर नहीं देखेगा, और कोई किसी का आंसर आता है तो फिर वो मुझे बताए और साथ में ये बताए कि उसको कैसे सॉल्व किया। अच्छा, आपस में डिस्कस करके सॉल्व करना ये भी गलत आदत होती है, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी ना कोई आपको ऐसा कोई बताएगा कि पास में ये, इसलिए थोड़ा सा क्या करो, खुद ट्राई करो, कैलकुलेशन है तो उसको आप सॉल्व करो। एक क्वेश्चन आप देखिए, हाँ मैं बताता हूं एक बार, पेज नंबर 192 क्वेश्चन नंबर 4 लीजिएगा। आप अपनी कॉपी में ये लिख लो, पेज नंबर 192 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करिए। देखिए जितना अभी तक हमने पढ़ा उस जानकारी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कुछ अमीनो एसिड्स के नेम लिखे हैं, लेकिन उनका नेम ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए काफी है, उनकी स्ट्रक्चर वगैरह की कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़ो, ये समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहा है। शीट आप इनके देख लीजिए, हाँ देख। क्वेश्चन समझ में आया क्या, है ना? हाँ, क्वेश्चन नहीं समझ में आया फिर एक बार वापस पढ़ो उसको, एक बार दो बार पढ़ेंगे तो थोड़ी सी कुछ उसमें बातें पक, और फिर सिंपल एक मोल कॉन्सेप्ट जैसा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ अच्छा चलिए चेक करते हैं एक बार, है ना? नहीं, आप कैलकुलेशन किससे इससे कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो फिर वो कैलकुलेशन मोबाइल से नहीं कर, नहीं कैलकुलेशन आप उससे नहीं करो, कैलकुलेशन आप वैसे ही करो। और ये थोड़ा गलत प्रैक्टिस भी है ना? क्योंकि उसमें क्या है कि इस हाँ
नहीं तो कैलकुलेटर से करके आप वो आंसर दे रहे हैं तो वो पहले बात तो ये आंसर बोलना भी नहीं चाहिए, फिर आपने कैलकुलेटर से किया। देखो एग्जाम के अंदर क्या रहता है कि एक अलग प्रेशर रहता है, आप माने चाहे नहीं माने, और उसके अंदर यदि हमारी आदत ये, क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं कि कैलकुलेटर से करने से हम घर पे टाइम सेव करते हैं, वो ऐसा टाइम सेव करना जिससे कि गलत प्रैक्टिस हो और वो आगे जाके नुकसान दे, उसमें फिर क्या रहता है छोटी मोटी कैलकुलेशन को भी आप बार बार चेक करते हैं एग्जाम के अंदर, बार बार, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट में भी वो प्रेशर इतना नहीं रहता कि देख लेंगे कुछ गलत हो गया तो फटाफट कर लेंगे, लेकिन एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस रहता है। तो फिर या तो कैल और फिर लमसम प्रैक्टिस वाली बात भी कम हो जाती है, जैसे वैसे करते हैं ना तो लमसम तो कुछ कर लिया वो सब भी, एग्जैक्ट आंसर की आदत पड़ जाती है अपनी। तो घर पे भी कैलकुलेटर वगैरह यदि अपने एग्जाम में अलाउड नहीं है। हाँ कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ गई और ऐसा लगता हो कि मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि मैं सही तरीके से कर रहा हूं, तो कभी कभार चलता है। चलो अब, हाँ ना, नहीं वो ठीक है, मैं आपकी एबिलिटी पे ऐसा नहीं कर रहा हूं, आपने बिल्कुल किया होगा, वो तो मैं कैलकुलेशन। हाँ अब ये देखो, इसमें अब काफी टाइम दे दिया मैंने आपको, बताओ क्वेश्चन थोड़ा समझ आया क्या, है ना? इस क्वेश्चन का वही 6 आंसर है, लेकिन अब इस क्वेश्चन पे ट्राई कौन कर सकते हैं कि 6 कैसे ये आया? हाँ जी बताइए। हाँ ठीक है, एक स्टेप ये हुई, क्या ये बात सभी को समझ में आई? मास ऑफ हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ डेकापेप्टाइड। अब ये बताओ डेकापेप्टाइड का मास क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 796, लेकिन इस 796 में क्या ऐड करना पड़ेगा बताओ? मास ऑफ 9 वाटर मॉलिक्यूल, तो 9 इंटू 18, ये ऐड किया। चलिए आगे बताइए। बिल्कुल, अब देखो ये तो हो गया मास ऑफ हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट ऑफ डेकापेप्टाइड, इसका 47%, बताओ क्या हो गया? मास ऑफ ग्लाइसिन। हाँ मास ऑफ ग्लाइसिन। अब ये जो है ना, ये वैल्यू आप मान लीजिए x, तो अब नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स, हाँ तो अब ऐसे केस में ये x अपॉन एक ग्लाइसिन यूनिट का मास कितना दे रखा है? 7, लेकिन यहां कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि आसान कैलकुलेशन नहीं है। हाँ तो वो कैलकुलेशन इसीलिए वो जरूरी, तो इसलिए कैलकुलेटर से इसको करके बता देना वो एक सही तरीका नहीं, बाकी तरीका ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप वैसे करते ना तो इतना करने के बावजूद भी थोड़ा टाइम लगता है, या कैलकुलेशन वाला ही रहता है ना। चलिए अच्छा, ये कैलकुलेशन इतना भारी भी नहीं है कि इसके लिए कैलकुलेटर काम मिलो, बस थोड़ा सा ये करना है, तो इसलिए प्रैक्टिस में थोड़ा ध्यान रखो, एग्जाम वगैरह में सिंपल, जैसे एक सिंपल सी कैलकुलेशन आ गई ना तो भी स्पीड नहीं बनेगी या घबराएंगे यदि कैलकुलेटर वगैरह का। चलो तो इसमें देखो ये आंसर, इसमें 6 पॉइंट समथिंग के आसपास जा रहा होगा, तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था तो 6 तक लिखेंगे। ठीक है, बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन कोई आया। चलो अब एक काम करो, एक दो पॉइंट्स यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड और प्रोटीन के लिए मैं कुछ लिखवाता हूँ, वो हम लिखते हैं, देखिएगा लिखिएगा इसमें। चलो लिखिएगा, लिखो एक दो थ्योरी पॉइंट्स लिखो। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड, लिखो थोड़ा जल्दी जल्दी। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ए पॉलीपेप्टाइड इज, ए polypeptide is a linear polymer, a polypeptide is a linear polymer composed of, a polypeptide is a linear polymer composed of alpha amino acids, alpha amino acids। चलिए अब
अल्फा अमीनो एसिड्स के लिए एक दो पॉइंट आप लिख लीजिएगा इस तरह से। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो, द अमीनो एसिड्स which can be synthesized, the amino acids which can be synthesized in the body, comma, the amino acids which can be synthesized in the body, comma, are known as non-essential amino acids. मतलब बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो रहे हैं तो बाहर से लेना वो जरूरी नहीं। The amino acids which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acids. Next line से लिखिएगा, on the other hand, those which cannot be synthesized, on the other hand, those which cannot be synthesized in the body and must be obtained through diet, are known as essential amino acids. अब देखो इसमें इनके एग्जाम्पल जो है वो आप एनसीईआरटी से, क्योंकि इनके एग्जाम्पल शीट वगैरह में तो कई सारे लिखे हुए हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लास्ट में एसेंशियल अमीनो एसिड। इनका आप एनसीईआरटी से क्या करना, एग्जाम्पल जितने हैं उतना जेई मेन के हिसाब से, एडवांस में तो ये सब कोई नहीं, ये हाँ एनसीईआरटी में जो नेम है बस वो देख लीजिएगा। अरे एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल्स में कार्बो आता है, ऐसे क्या आप पढ़ो ना यार, है ना। चलो अब देखो लिखिएगा टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में एक तो एसेंशियल नॉन एसेंशियल ये कर लिया। अब देखो जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं इनके कुछ टाइप्स पे हम लोग और बात करें। एक तो ये जैसे क्लासिफिकेशन, देखो इनको और भी हम लोग क्लासिफाई करते हैं। देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, एक हो जाएगा यहां एसिडिक अमीनो एसिड्स, और एक हो जाएगा यहां बेसिक अमीनो एसिड। देखिएगा, देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसा अमीनो एसिड जिसमें बेसिक ग्रुप NH2 यहां होता है बेसिक ग्रुप, और COOH होता है एसिडिक ग्रुप। ऐसा अमीनो एसिड जिसमें बेसिक एंड एसिडिक ग्रुप का नंबर सेम होता है, बताइए क्या बोलेंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड, है ना। न्यूट्रल अमीनो एसिड के लिए किसी अमीनो एसिड में बेसिक ग्रुप जो है एंड एसिडिक ग्रुप जो है उसका नंबर सेम होता है। अब कुछ अमीनो एसिड्स हैं यार जिनका कि अपने को स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, तो कुछ तो मैं लिखवा रहा हूं, बाकी फिर अपने को थोड़ा कोशिश, अपने एनसीईआरटी में पूरा क्या एक टेबल बना हुआ है, तो उसके अंदर आपको इनमें से और भी कोई जरूरत पड़े तो मेंशन करते जाइएगा, है ना। तो थोड़ा नीचे जगह भी फिर छोड़ देंगे। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के अंदर देखो, यदि मैं R इक्वल टू यहाँ H रख दूं, R इक्वल टू यहाँ पे रख दूं मैं H हाइड्रोजन, तो ऐसे केस में देखो बाकी एज इट इज रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन आया और ये हो जाएगा ग्लाइसिन। अब जो मैं यहाँ लिख रहा हूं वो तो मिनिमम याद होना ही होना चाहिए, इसके अलावा हम लोग एनसीईआरटी स्पेसिफिक, हाँ उसमें टेबल में दे रखा है। अब शीट में जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, लेकिन पहले एक बार यहां तक तो संभालो बात को कि अपना एनसीईआरटी में जितना है। तो देखो हाइड्रोजन तो ये क्या हो जाएगा, ग्लाइसिन। अब देखना एक बार ध्यान दीजिएगा, बताओ हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एटम यहाँ पे आया, कोई भी ग्रुप, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, काइरल। ये काइरल कब नहीं होगा, जब क्या है, हाइड्रोजन। तो इस ग्लाइसिन के आगे एक बात लिख लीजिएगा कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये बात की जरूरत भी पड़ेगी अपने को आगे क्वेश्चंस में, कि ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है ये ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो हो जाएगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पे होगा। अच्छा अब देखो यहाँ हाइड्रोजन की जगह यदि हम लोग R की जगह CH3 रख दें, R की जगह यहाँ पे यदि हम लोग रख दें CH3, तो ये हो जाएगा एलेनिन। हाँ ये LALA ऐसे इसको शॉर्ट में इस तरह से
एलेनिन यहाँ पे ये हो जाएगा, और ये अमीनो एसिड यहाँ आर की जगह यदि हमने CH3 रखा। देखिए यदि हमने यहाँ आइसोप्रोपाइल ग्रुप रखा तो ये वैलीन हो जाएगा, VALINE। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के अंदर एक दो और लिखते हैं, देखो मैं इधर लिख रहा हूं। यदि R इक्वल टू यहां आइसोब्यूटाइल ग्रुप रख, इसको ल्यूसीन यहां बोल देते हैं। और एक और यहां होता है कि यदि हम R इक्वल टू यहां लिख दिया जाए CH2PH, तो देखो CH3 लगने पे एलेनिन था, अब CH3 से एक H हटा के यहाँ ये कर दिया जाए तो फिनाइल एलेनिन हो जाए। ठीक है, तो ये अमीनो एसिड, अब इसके बाद में कुछ जगह थोड़ा रखिएगा कॉपी वगैरह में, बाकी सबको ऐड कर। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड। बताओ ये क्या हो जाएगा, इसमें कैसा ग्रुप, एसिडिक ग्रुप जो होगा वो ज्यादा हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल जो हैं, एक एग्जाम्पल तो लिखिएगा NH2, यहाँ CH, इधर COOH, यहाँ CH2, इधर COOH, मतलब ये एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे COOH यहाँ। ठीक है, तो अपन ने देखा कि यहाँ एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो ये एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा, और ये एस्पार्टिक एसिड। COOH, CH2, CH2, COOH, ग्लूटामिक एसिड। तो एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो तो एसिडिक अमीनो एसिड, तो ये दो नेम आप लिख लो, इनको थोड़ा सा ज्यादा जगह में लिखते हैं ना, थोड़ा कंजेस्ट, क्योंकि और भी तो फिर ऐड वगैरह करना। ये दो अमीनो एसिड इसके अंदर, जो बेसिक अमीनो एसिड है वो देखिए यहां लिख रहे हैं अपन, इसके अंदर एक हो जाएगा इधर NH2, यहाँ CH, इधर COOH, यहाँ CH2 ग्रुप जैसे लगे हुए हैं 4, और यहाँ NH2। ठीक है, जैसे 4 CH2 है फिर आगे NH2, तो देखिए बेसिक का नंबर यहाँ ज्यादा हो गया, तो ये लाइसीन, ये बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में एक और हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, CH, COOH, CH2, ये एक ग्रुप कम किया CH2, और इसकी जगह ग्वानिडीन वाला पार्ट, यहाँ NH और ये NH2। देखो यहाँ ये NH2C डबल बॉन्ड NH, और यहाँ NH2 हो तो ये ग्वानिडीन होता है, बहुत अच्छा बेस ये रहता है। तो यहाँ CH2 4 ग्रुप थे, फिर NH2 था, यहाँ एक ग्रुप कम करके यहाँ ये लगा दिया तो ये आर्जिनिन हो जाता है। देखो मैं जो आपको ये लिखवा रहा हूं ना, आपको जैसे क्वेश्चंस में ये लगेगा अधिकतर यही जरूरत पड़ रही है, लेकिन मिनिमम जो है ये अपने को NCERT वाले तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जेई मेन वगैरह में इन सब में फिर थोड़ा जरूरत पड़ जाता है। और यहाँ ये ग्लाइसिन जो है ये नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड है। चलो इन सब पे बाद में, पहले तो आप ये सब लिखो, एक बार लिखो ये सब। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस करते हैं अपन एक दो। अच्छा अभी नहीं, एक दो छोटे छोटे, हाँ लिख लो लिख लो। टाइम वाइम अभी नहीं हुआ, ठीक है, अभी नहीं हुआ, नहीं। लिखिए क्वेश्चन लिखिएगा,
चलिए क्वेश्चन है, ड्रॉ डाइपेप्टाइड ऑफ एलेनिन, ड्रॉ डाइपेप्टाइड ऑफ एलेनिन। एलेनिन का डाइपेप्टाइड आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, देखो एलेनिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आर की जगह क्या लगा रहेगा, CH3। दो आपने लिया यहाँ पे, तो अब ये बहुत आसान क्वेश्चन, बस इसमें ध्यान ये रखना है लेफ्ट हैंड साइड में NH2 रहना चाहिए, CH। बताओ यहाँ पे क्या रहे, CH3। अब आप सीधा सीधा एमाइड लिंकेज बना के लिख दीजिए, बाकी आप 2 अमीनो एसिड लिखकर वाटर रिलीज करके वैसे भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ CH3 और इधर क्या हो जाएगा, ये COOH। तो ये आसान सा क्वेश्चन ये हो गया। बोर्ड वगैरह में इस तरह से कि आपको डाइपेप्टाइड वगैरह ड्रॉ कराने को बोले, तो आप पहले तो इसका आपका स्ट्रक्चर पता हो, यहाँ CH3 लगेगा तो एलेनिन। एक क्वेश्चन था अपने जो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव वाली जेई एडवांस वाला, अभी शायद 1-2 क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन में एलेनिन नाम लिखा हुआ था, तो वो यहाँ पे क्या रहेगा, CH3। तो क्वेश्चन में भी कई बार ये जो बेसिक रहते हैं इनकी जरूरत पड़ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, if alanine and valine, if alanine and valine are mixed, if alanine and valine are mixed, then how many dipeptides, can be formed? ब्रैकेट में लिखेंगे स्ट्रक्चरल ओनली, मतलब स्टीरियो वगैरह नहीं देखना है। इफ एलेनिन एंड वेलिन आर मिक्स्ड, देन हाउ, मतलब आर मिक्स्ड, हाउ मेनी डाइपेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म। स्ट्रक्चरली आपको ये बताना है, तो क्या आंसर देना चाहेंगे, कितने डाइपेप्टाइड्स यहां बनना चाहिए, कितने बनेंगे, 4। 4 कैसे, बिल्कुल सही। देखो एक क्वेश्चन याद करो, जब हमने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पे बात की तो वहां 4 बन रहे थे, है ना। अब देखिए क्या होगा कि जब अब एलेनिन यहाँ पे है, एक हो गया वेलिन, वेलिन के अंदर देखो यहाँ हम लोग बात करेंगे तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप लग के और फिर यहाँ बनता है। तो आप देखो एक तो यहाँ बनेगा एलेनिन एलेनिन, ऐसा यहाँ बना, ठीक है। दूसरे की यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेकंड, यहाँ पे ये वेलिन और यहाँ वेलिन। अच्छा तीसरा यदि हम लोग बात करें तो इसको आगे रख दीजिए आप, एलेनिन वेलिन। एंड फोर्थ यहाँ क्या हो जाएगा, वेलिन एलेनिन। यहाँ बोलो समझ आया ये, है ना। तो इस तरह से ये 4 ये बने। ज्विटराइन फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, लिखो लिखो, ज्विटराइन फॉर्म ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। देखो क्या रहेगा कि NH2CH यहाँ R और ये COOH। देखिए इसमें क्या होगा कि ज्विटराइन पे हम क्या रहता है इसमें कि एक यदि किसी स्पीसीज में एक पॉजिटिव चार्ज हो तो कैटाइन, नेगेटिव हो तो एनाइन। लेकिन ऐसी स्पीसीज जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं उनको ज्विटराइन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई स्पीसीज जिसमें कि सिग्निफिकेंट बेसिक ग्रुप लगा हो, मतलब और एक एसिडिक ग्रुप लगा हुआ हो, तो ऐसे केस में ये H+ देगा, तो इसी में प्रेजेंट बेसिक ग्रुप उसको ले लेगा। तो इससे क्या है बताओ, ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3+ CHR यहाँ COO-। तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के आयन है, तो बताइए क्या बोलेंगे इसको, ज्विटर आयन बोलते हैं। इसको किसी कंपाउंड की डाईपोलर फॉर्म भी बोल देते हैं हम लोग, डाईपोलर फॉर्म, है ना। और ये इंटरनल सॉल्ट वगैरह भी है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। एक्चुअली इनमें क्या है कि दोनों तरह के चार्ज जैसे क्रिएट हो गए, तो इन आयंस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह भी ज्यादा होता है।
तो जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स है वैसी कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो अपन लिख भी लेंगे अभी, है ना, लिख भी लेंगे उसके बारे में। तो यहाँ क्या है कि आपने को जो जैसे अपनी शीट है, तो अपन ने जो अमीनो एसिड्स लिखे ना, ये ज्यूटेरायनिक फॉर्म में नहीं लिखे, अपन ने केवल सिंपली, बाकी एनसीईआरटी में या कई जगह क्या लिखा रहता है कि वो ज्यूटेरायनिक फॉर्म में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे अपने को इस तरह से देखना है, बताओ इसको तो क्या कंसीडर कर लें, NH2, और ये बताओ क्या हो गया, COOH। अब ऐसा हो कि भाई एक से ज्यादा एसिडिक ग्रुप हो, तो कौन एनाइन बनाएगा कौन क्या, तो वैसे क्वेश्चन अपन कर लेंगे, है ना, कि इसका ज्यूटेराइन बनाओ कि ये सारा। तो अब इस पे एक दो पॉइंट लिखो आप, ज्यूटेराइन, जो ज्यूटेराइन है इस पे लिखिएगा, लिखिए all those compounds which contain significant acidic functional group, all those compounds which contain significant acidic functional group, ब्रैकेट में लिखिएगा COOH, significant acidic functional group, ब्रैकेट में लिखो COOH, SO3H, ब्रैकेट बंद। All those compounds which contain significant acidic functional group and significant basic functional group, COOH, SO3H, and significant basic functional group, ब्रैकेट में लिख सकते हो NH2, can form ज्यूटेराइन, can form ज्यूटेराइन। NH2 लिख लो बस बेसिक में, एसिडिक में COOH, SO3H, सिग्निफिकेंट, देखो सुनो, नहीं एक बार में आप नहीं सुनते, छोड़ के आगे बढ़ो, बाद में कॉपी कर लीजिएगा किसी का ना, ऐसे क्लास है। देखो, ऑल दोज कंपाउंड्स which contain significant acidic functional group COOH, SO3H, and significant basic functional group NH2 can form ज्यूटेराइन। एक पॉइंट और लिखिएगा, due to ज्यूटेराइनिक form, these compounds have properties, due to ज्यूटेराइनिक form, these compounds have properties similar to inorganic salt। अब देखो आप यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस तरह की होती है, तो आप केवल हेडिंग डाल लो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा अमीनो एसिड, तो आप केवल ऐसा लिख लो फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको अगली क्लास में देखो, प्रोटीन पे स्ट्रक्चर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, अगली जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, प्रोटीन पे अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, तो उससे हम लोगों को फिर क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे। तो आपको होमवर्क वगैरह में जेई एडवांस दे रखा है ना, उस पर आप ट्राई करो, और प्रोटीन अपन कंप्लीट करते हैं अगले वीक के अंदर, प्रोटीन एंड पॉलीमर, इनका टारगेट रखते हैं कि यहां तक ये कंप्लीट हो जाए। चलो ठीक है ना, अभी आप ब्रीफ कीजिए।